अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान आज सियासी और मुआशी तौर पर बदतरीन बहरान की जद में है। सियासी बहरान जो है वो यकीनन मुआशी सूरत हाल जो है उसको मज़ीद ख़राब करने का बायस बनता है, लेकिन यहाँ पे तो सूरत हाल ये है कि दोनों ही हालात जो हैं वो दिगर गूं हैं। पाकिस्तान की इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो अदम इस्तेकाम और बेयकीनी का शिकार है, और जो मुआशी सूरत हाल है वो यकीनन इस वक्त ऐसी सतह के ऊपर है कि जिसकी माजी में इस नौइयत की मिसाल नहीं मिलती कि एक कन्फ्यूजन हो, एक क्यास हो, फैसला साजी का फुकदान हो। ये लड़ाई जो है बुनियादी तौर पे ये अशराफिया की लड़ाई है, और इस अशराफिया की लड़ाई के अंदर पिस रहा है वो आम आदमी पिस रहा है। मरात याफ्ता तबका और वो तबका जो आसाइश और असुदा हाल ज़िंदगी गुजार रहा है वो शायद उस तकलीफ़ और उस कर्ब को महसूस नहीं कर सकता उस शख्स की जिसकी क़ुव्वत इस्तिताअत ख़त्म हो चुकी है और जिसकी महदूद आमदनी जो है वो उसका साथ छोड़ रही है। वसाइल जो हैं वो कम पड़ते जा रहे हैं और अखराजात जो हैं वो महंगाई की सूरत बढ़ते चले जा रहे हैं। ये एक ऐसा अदम तवाज़न है जिसने मुआशरे के अंदर हिजान बर्पा किया हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब एक सियासी हिजान भी बर्पा है। ये लड़ाई गरीब आवाम के लिए लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने की लड़ाई नहीं है, ये बुनियादी तौर पर इक़्तिदार की लड़ाई है और ये उस वसाइल के हसूल की लड़ाई है जिसके ऊपर ये तबका अशराफिया जो है वो एक तवील अरसे से कब्ज़ा किए हुए बैठा है। बुनियादी तौर पर तब्दीली जो है वो यहाँ से आनी चाहिए। आज अगर आप ये सोच रहे हैं कि तेल की कीमत जो है वो बढ़ाई जानी है तो ज़रूर बढ़ाइए, लेकिन इस तकसीम के साथ बढ़ाइए कि मरात याफ्ता तबका पर उसका सारा बोझ पड़े और जो आम आदमी है उसके ऊपर बोझ ना पड़े, बल्कि अगर कमी हो सकती है तो वो की जाए। ये क्यों है कि वो लोग जो अपने बिल बड़ी तवातुर के साथ अदा करते हैं, एक ज़िम्मेदारी समझ कर अदा करते हैं, वो उन लोगों का भी बोझ उठाते हैं जिनके घर में 12 एसी चलते हैं और वो बिजली चोरी करते हैं। ये सूरत हाल जो है और ये अदम तवाज़ुन जो है इसकी बात तो कोई नहीं करता है। किसी को अपनी ज़ात की फ़िक्र है, किसी को अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र है, किसी को अपने सियासी खानवादे की फ़िक्र है, और ये तमाम फ़िक्रात जो हैं ये इकट्ठी होकर एक ऐसी लड़ाई में तब्दील हो चुकी हैं जिसका सफ़र जो है वो मुल्क और कौम कर रहा है। अब इन हालात के अंदर हमारे पास जो है ऑप्शंस क्या हैं और हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। बुनियादी तौर पर इस मुल्क के अंदर बहुत जान है। अभी भी अगर नीयत दुरुस्त हो जाए, फ़ैसला मुल्क और कौम के मफाद में करने का ख्याल आ जाए तो इस मुल्क को टर्न अराउंड किया जा सकता है। इसके लिए किसी साइंसी डॉक्ट्राइन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो ये रहा है कि हम इस जानिब जाने के लिए तैयार ही नहीं हैं। चाहे वो अशराफिया हो, चाहे वो सियासी मफादात हों, चाहे वो माफियाज़ हों, चाहे वो कार्टल्स हों, चाहे वो लॉबीज़ हों, ये सारा सिलसिला नेटवर्क जो है इसने आम आदमी की ज़िंदगी को अब इतना मुश्किल बना दिया है कि लगता ये है कि अब बारी ये है कि वो आगे बढ़ें। इस वक्त मुल्क जिन मसाइल में जकड़ा हुआ है, सियासी मसाइल को साइड पे रखिए। इक्तिसादी सूरत हाल जो है वो यकीनन बहुत भयानक है, और ज़ाहिर है वो तवज्जो इस बात की है कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सूरत हाल जो है उसका कोई मामला निकल सके। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नदीमुल हक साहब, माहिर इक़्तिसादियात हैं, साबिक़ डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन रहे और मईशत पर उनकी बहुत गहरी नज़र है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब, मुमताज़ सनतकार हैं, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बहुत जानते हैं, बहुत नज़र रखते हैं, और ज़ाहिर है कि इस वक्त जो सूरत हाल और हालात दरपेश हैं उससे वो भी वाबस्ता है। नदीमुल हक साहब, ये फरमाइएगा
कि इस वक्त एक बहस बड़ी जारी है कि जी जैसे तेल की कीमतें जो हैं, सारी मईशत का दारोमदार उसके इजाफे या उसकी कमी या उस हवाले से जो है वो बसता है। आप समझते हैं कि पूरी जो इक्तिसादी अदम तवाज़ुन है उसमें ये फैक्टर जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है? देखिए जी, तेल की कीमत तो हर मुल्क में एक बड़ा फैक्टर होता है, बिल्कुल ठीक है। पर एक बात है कि हमारी वल्नरेबिलिटीज़ जो हैं, जो आपने कहा शुरू में बहुत अच्छी तरह बयान किया, पर उसमें छोटी-सी मैं आपसे बात डिसएग्री करूँगा। बात अशराफिया की नहीं, बात इस मुल्क की भी है। इस मुल्क का हर आदमी, आम आदमी भी मराद चाहता है और इस मुल्क में हमें काम करने की आदत भूल गई है। हम सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट चीज़ें देती रहे और गवर्नमेंट के सिर पे हम जिंदा रहें। ये हमें ख़त्म करना पड़ेगा। एक मेहनत का निज़ाम बनाना पड़ेगा, एक निज़ाम बनाना पड़ेगा जहाँ हार जीत हो सकती है, जहाँ मेरिट पे फैसले लिए जाएंगे। और ये जो हमारे सियासतदानों का खेल है, और फौज का, जजों का भी, ब्यूरोक्रेट्स का भी, ये सारा जो निज़ाम जो लॉर्ड मकौले हमारे पास छोड़ गया, कॉलोनियल्स छोड़ गए हैं, इस निज़ाम का जो एक रुख है, जो कि सिर्फ एक बचगाना खेल बनाया हुआ है इन्होंने इक़्तिदार को। इक़्तिदार इक़्तिदार खेलते हैं, पॉलिसी कोई नहीं खेलते। और ये आज का खेल नहीं है, ये खेल बना हुआ है अय्यूब के ज़माने से, बल्कि उससे भी पहले का। शुरू दिनों में हमने इस पे बड़ा काम किया है, एक हमारा यूट्यूब का वीडियो भी मौजूद है। शुरू दिनों में गुस्ताव पापानेक साहब यहाँ आए थे, यूएस एड में भी नहीं थे उस वक्त, यूएस एड थी भी नहीं, फोर्ड फाउंडेशन के मुलाजिम थे। उन्होंने आके प्लानिंग कमीशन बनाई, पहला प्लान बनाया, उन्होंने हमारी पॉलिसी बनाई। उन्होंने हमें बताया भी कि भाई आप तो तैयार ही नहीं थे इकोनॉमिक पॉलिसी करने के लिए, हमने आपके लिए बनाई। फिर यूएसएड बन गई। हमने थ्रू आउट हिस्ट्री अपनी पॉलिसी खुद नहीं बनाई, हमने सब पॉलिसियाँ बाहर से बनवाई हैं। हम जो ये बात करते हैं कि हमारे पास गोरी कंस्पिरेसी है, ये गलत बात है। शुरू दिन से वो लोग हमें रूल कर रहे हैं, चाहे पैसे के थ्रू, चाहे कंसल्टेंट्स के थ्रू। हमने खुद मुख्तारी का कभी इजहार ही नहीं किया। नंबर दो, मैं डॉक्टर साहब आता हूं, आप नहीं, जरा ये इसमें छोटी सी बात जुबैर सुनिए, मेरी मोतीवाला छोटी साहब सी ये बात। फरमाइएगा, कि जैसे नदीमुल हक साहब बात कर रहे हैं कि हमने कभी खुद मुख्तारी का सोचा ही नहीं, तो अब ये जो कर्ज़ों का सारा सिलसिला है बुनियादी तौर पे तो ये बॉटल नेक बन गया है हमारे लिए, और हमें अब समझ में नहीं आ रहा कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। और हमें ये कर्ज़ की मैं लेकर पीने की इतनी आदत पड़ गई है और झूमने की इतनी आदत पड़ गई है कि हम उस तरफ जा ही नहीं रहे जो रास्ता हमें अपने कदमों पे खड़ा करे। देखिए, सबसे पहले तो नदीम साहब आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान इज अ यूनिक कंट्री। ये दुनिया में इस तरह के मुल्क जो है ना वो होते नहीं है। जिस तरह से हमारा मुल्क गवर्न होता है ना, खास करके इकोनॉमिकली, वो इस तरह से नहीं होता। अभी कहीं ना कहीं से बाहर से कोई बंदा होता है, वहां बैठा हो तो आइडियलिस्टिक बंदा आ जाता है, स्टेट बैंक का गवर्नर बन जाता है। आइडियलिस्टिक बंदा कोई आता है, वहां वजीर खजाना बन जाता है। तो ये जो है ना ग्राउंड रियलिटीज का, जो ग्रास रूट प्रॉब्लम्स हैं, उनका इनको पता नहीं होता। अभी जब नहीं पता है, दूसरी बात तो साफ साफ सामने है कि देखिए, अगर आपका ट्रेड अकाउंट डेफिसिट अगर साल के अंदर इस दफा मुझे लगता है कि 12 से 13 बिलियन डॉलर हो जाएगा, तो ये कहाँ से आएंगे पैसे? कर्ज की सूरत में आएंगे ना। अब उसके लिए करना क्या चाहिए? ये हमारा जो है ना, हमारी सिस्टम बिल्कुल अलग है। इसको करने के लिए पिछली गवर्नमेंट ने काम किया था और टर्फ की एक स्कीम दी थी, जो 1% के ऊपर स्कीम थी, और वो उसके ऊपर बहुत सारी जो है ना मशीनें लगी, बहुत सारे कारखाने भी लगे। अब उसके अंदर ये मैंने कहा, प्राइम मिनिस्टर से भी कहा, उनसे भी कहा कि कंप्लीट पैकेज नहीं है। कंप्लीट पैकेज जब होगा जब मैं, अगर मेरे को मशीनें लगाऊं तो कुछ चलानी भी है। मैंने ड्राइंग रूम पे रखने के लिए मशीन नहीं आती, तो अगर मैं उसको चलाऊंगा तो मुझे गैस चाहिए, मुझे बिजली चाहिए, वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो इट्स नॉट अ कंप्लीट पैकेज। आज 300 के करीब यूनिट ऐसे हैं पाकिस्तान में जो सिर्फ गैस का इंतजार कर रहे हैं, और उन्होंने नई मशीनें बुक की हैं और वो पड़े हुए हैं, इंटरेस्ट भी चढ़ रहा है, उसके बाद वो ऑपरेशन ऑपरेटिव नहीं हो रहे। आइडिया बिल्कुल ठीक था, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम रहता है। वो हुआ नहीं, मशीनें आ गई, लोगों ने मंगा लिया, मिल जाएगी गैस, मिल जाएगी। फिर आरएलएनजी के ऊपर हम गए, तो आरएलएनजी का आपने लॉन्ग टर्म जो सौदे किए वो 13.87 ऑफ द ब्रेंट प्राइस के ऊपर हमने किए। अब वो डिनाइल का उसका जो हमने, इसके अलावा स्पॉट बाइंग जो थी ना, वो वक्त पे नहीं की। 4 महीने यहाँ फैक्ट्रियां बंद रही। कराची का नंबर्स देख लें कि हम 54% ऑफ द पाकिस्तान एक्सपोर्ट करते थे, अब वो जो है ना काउंट डाउन टू 50.1%। सो ये जब आप सारी बातें देखते हैं, तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का जो इस वक्त हाल है, क्या ये हाल नहीं होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ सारे अपने गुनाहों की सजा है, हमने बड़े गुनाह किए हैं। यही बात, हम अपनी अपनी कमिटमेंट्स के ऊपर पूरे नहीं रहते। गवर्नमेंट्स, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ऐसे डिसीजन लेती हैं जो इकोनॉमी की किसी तरह से भी फेवर के नहीं होते, लेकिन वो
पता नहीं किस वजह से आते हैं, कैसे आते हैं, मुझे नहीं पता। और दूसरी बात आप देखिए, गवर्नमेंट खुद सबसे बड़ी बोरोअर है। आप प्राइवेट बैंक की अगर आप देखें उसकी लिस्ट, तो सबसे बड़े बोरोअर तो वही है। तो अगर सबसे बड़े बोरोअर ही गवर्नमेंट है तो क्या करेंगे? इसके बाद दूसरा क्या इसमें प्रॉब्लम आता है, जब गवर्नमेंट बोरोअर होती है प्राइवेट बैंक्स के साथ, तो क्या होता है कि जी प्राइवेट बैंक्स हमको लैंड नहीं करते, दे आर इंटरेस्टेड मोर इन गोइंग टू द, जहां सॉवरेन गारंटी है। ट्रेजरी को उनको देने में क्या प्रॉब्लम है? ट्रेजरी में देते हैं, सेफ एंड साउंड इन्वेस्टमेंट है, जीरो रिस्क है, वो उसको दे देते हैं, खुद यहाँ जो उसको पैसे देते हैं। निकलता है, मैं जुबैर साहब फिर आता हूँ आपने जो जी, मैं जुबैर साहब आता हूँ, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, इसमें डॉक्टर नदीम उल हक साहब ये फरमाइएगा कि एक चीज़ ज़रा समझाइए कि हम इस वक्त अगर इस वक्त देख लें कि 30 अरब डॉलर की हमारी तरसीलात ज़र हैं, अगर हम अपनी दरामदात जो हैं वो 30 अरब डॉलर से नीचे रखें और हम अपनी बरामदात को 30 अरब डॉलर से ऊपर ले जाएं, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के जो दबाव है वो बहुत हद तक कम हो जाता है, फिर आपको बाकी मैनेजमेंट की सिर्फ ज़रूरत रह जाती है? जुबैर साहब, हम सोवियत यूनियन, सॉरी नदीम साहब, हम सोवियत यूनियन में नहीं रह रहे, हम एक कमांड इकोनॉमी में नहीं रह रहे, कंट्रोल इकोनॉमी में नहीं रह रहे। अगर आप ये सोचते हैं कि बरामदात की अब बच्चों वाला खेल कर सकते हैं ड्राइंग रूम में बैठ के, तो ये हमेशा मैं यही कहने वाला था जो आपने रोक दिया कि हमारी हुकूमतें यही खेल खेलती हैं कि हम एक कंट्रोल इकोनॉमी है, हम जो मर्जी कर लें, नहीं हो सकता, ये काम नहीं हो सकता। और ये मोतीवाला साहब कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर ये एक बात सोचिए, हुकूमत में तो यही लोग होते हैं, हम कहाँ होते हैं? सारी ईएसी में तो यही लोग बैठे होते हैं, तो काम तो ये कर रहे होते हैं। हम इकोनॉमिस्ट को ना ब्लेम करें, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। जो बाहर से लोग आ जाते हैं बेचारों की कौन बात सुनता? बात तो इनकी सुनी जाती है। गाड़ियां बनाना, हम रोज कहते हैं गाड़ियां बनाना बंद करो, कौन रोकता है गाड़ियां बनाना? हमारी एक गाड़ी एक्सपोर्ट नहीं होती, और आपका ऑन जो है 6-6 महीने का ऑन है, और पता नहीं कितने कितने परसेंट का ऑन है। हमने हिसाब लगाया 400 बिलियन की तो ब्लैक इकोनॉमी वहां से क्रिएट होती है। गाड़ी वाला कोई काम ही नहीं करता। अच्छा, इनको क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट किस बात का चाहिए भाई? इक्विटी क्यों नहीं फ्लोट करते? सिर्फ क्रेडिट पे चलते हैं, अपनी इक्विटी नहीं फ्लोट करते। स्टॉक मार्केट मरी पड़ी है, स्टॉक मार्केट हमने मरवाई है, स्टॉक मार्केट बिजनेस ने मरवाई है। नंबर 2, सारी इंडस्ट्री आपकी चल रही है सब्सिडी पे। ये जो टर्फ था, टर्फ वाज अ बैड आइडिया, शुड नेवर हैव बीन डन। और इंडस्ट्री मरती क्यों नहीं है? अगर नहीं चल रही 300 मिलियन तो बैंक्रप्सी डिक्लेयर करें, आगे चले। वो बैंक्रप्सी भी डिक्लेयर नहीं करते। देखिए, मैं आपको यही कह रहा था कि हमारी सारी आदत बिगड़ी हुई है। हमारी हुकूमत जो है, हमारी ईएसी जो है, वो सब एक ही चीज करते हैं, किसको कर्जा क्या देना है, किसको क्या करना है। भाई खुदा के वास्ते काम नहीं अपना करना, काम अपना करें। और ये जो एक हमारी मिथ है कि इंडस्ट्री का मतलब है मैन विद द मशीन, ये हम इस पे लिख चुके हैं बड़ी बारी कि मैन विद द मशीन इज नॉट इंडस्ट्री, एन इंपोर्टर ऑफ मशीनरी इज नॉट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इज मेकिंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट, जो हमारी इंडस्ट्री आज तक नहीं बना सकी। तो ये जवाब देना कि ये इंडस्ट्री क्यों नहीं बना सकते इतनी सब्सिडी के बाद, इनको 50 साल या 70 साल इतनी सब्सिडी मिली है, आज तक ये कह रहे हैं और सब्सिडी दे दें। तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी तो अपने पैरों पे खड़ा हो ना। हमें कोई $1 बिलियन कंपनी दिखाए, हमें कोई रिलायंस दिखाए, हमें कोई रिलायंस जैसे पूरी इंडिया में मुफ्त इंटरनेट दे दिए, कोई ऐसा काम करके दिखाए। तो ये भी हर ईएसी में बैठ जाते हैं पर काम कोई नहीं होता। जी, इसमें ज़ुबैर मोतीवाला साहब ये फरमाइएगा कि ये जो एक प्रॉब्लम है कि हमारी पॉलिसी साजी जब आती है तो हम देखते हैं यहाँ वफाक में फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर के प्रेशर ग्रुप्स इतने होते हैं कि दिखाई ये देता है कि हमारी सारी पॉलिसीज़ जो हैं उन प्रेशर ग्रुप्स के गिर्द घूम रही हैं, अवाम उसमें से माइनस होता है। ऐसे लगता है कि मतलब जो मुल्क के लोग हैं वो कोई हैसियत नहीं रखते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं नदीम साहब, पहले तो मैं नदीम उल हक के जो उन्होंने आखिरी कमेंट दिया उस पर मैं कमेंट करना चाहता हूं कि इंडस्ट्री जो है ना वो इंसेंटिव मांगती रहती है या सब्सिडीज मांगती रहती है। अगर आप आज देखें पाकिस्तान के अंदर, ये तो रहे हैं प्लानिंग कमीशन में, देखें अभी जो इस वक्त जो पोजीशन है, आई एम टेलिंग यू दिस, कि गैस भी देते हैं वो हम देते हैं, डोमेस्टिक को सब्सिडी जो जाती है वो हम देते हैं।
गैस की जितनी सब्सिडीज हैं उसको क्रॉस सब्सिडी के जरिए इंडस्ट्री को बर्डन करके उनसे लिया जाता है। ये नदीम उल हक साहब को पता है। अभी देखें 727 रुपए की एवरेज कॉस्ट है और फर्टिलाइजर को 300 रुपए की गैस देते हैं और 1056 रुपए की इंडस्ट्री को देते हैं, जीरो रेट से 856 रुपए की देते हैं। तो ये कैसे होता है? और जाके 40% प्रीफरेंस डोमेस्टिक के अंदर है और जो है ना 12.25% आपका इंडस्ट्री और कमर्शियल के अंदर है। तो ये जो चीजें हैं अगर आप इसको कैलकुलेट करें, हम तरक्की करेंगे कैसे? अगर आपने कोई सब्सिडी देनी है, आपने कोई फर्टिलाइजर सेक्टर को सब्सिडी देनी है, मैं हमेशा सीखता हूँ, मेरे ख्याल से मेरे ये बात नदीम उल हक साहब से भी व्हेन ही वाज देयर इन द प्लानिंग कमीशन मैंने की थी कि ये जो है ना एक क्रॉस सब्सिडी जो है इसको खत्म होना चाहिए। आप अनकॉम्पिटिटिव कर रहे हैं मार्केट को, प्रोड्यूसर्स को इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि ये रिवाज किसी और मुल्क में नहीं है। बांग्लादेश अगर हमसे 40% कम प्राइस पर अगर गैस देता है तो अपने जेब से नहीं देता, उसने जो है ना वो उसको सब सेक्शंस को अलग कर दिया है। डोमेस्टिक की सब्सिडी अगर आपने देनी है, आपने फर्टिलाइजर को सब्सिडी देनी है, इट्स फॉर अ गुड कॉज के फूड सिक्योरिटी चाहिए, तो अपने अपने कॉफर से दें, थ्रू बजट प्रोविजंस दें। ये ना कि आप उसको जो है ना हलवा बनाया, थोड़ी वो डाल दो, थोड़ा गुड़ डाल दो, सब जब मिल गया तो बोले इसमें से एक पाव दे दो। ये नहीं होना चाहिए। बात ये है कि आप करते ये हैं कि फर्टिलाइजर को बेचे, उसके पैसे 300 रुपए से गिन लिए, इसका डोमेस्टिक इतने गिन लिए, बाकी जो घटा वो इंडस्ट्री पे डाल दिया। ये इस वक्त हो रहा है। आज इनका अनकॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, उसकी वजह ये है। और आप कहेंगे भाई एक्सपोर्ट तो बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट इसलिए बढ़ा कि रुपी डेप्रिशिएट हुआ। एक्सपोर्ट इसलिए नहीं बढ़ा कि गवर्नमेंट की रियलिस्टिक पॉलिसी थी, बिल्कुल नहीं थी। गवर्नमेंट को ये क्रॉस सब्सिडी किसी सूरत में भी खत्म करनी चाहिए। इवन प्लेइंग फील्ड अगर हमको दें कि बांग्लादेश के सामने हम खड़े हो सके, इंडिया के सामने हम खड़े हो सके, उसका तरीकेकार ये है कि मेरी इनपुट्स को आप कॉम्पिटिटिव बनाओ। मेरे इनपुट्स को जब तक मैं आता हूं इसमें जुबैर साहब। डॉक्टर नदीम उल हक साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो क्राइसिस है, तेल की कीमत बढ़ानी है जी, हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है, डॉलर जो है वो बढ़ रहा है, रुपये पे बेतहाशा प्रेशर आया हुआ है, लोगों को मार्केट के अंदर डॉलर नहीं मिल रहा, वो अपनी एक नई मुसीबत है। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मसला है, फिर कर्ज की अदायगी है जी, अभी फौरी तौर पे 12 अरब डॉलर। मतलब इलाज क्या है कि ये जो हम करते हैं कि जो चीज़ हमें निचोड़ने के लिए मिलती है उसी को हम मुसलसल निचोड़े चले जाएंगे, या ये कि आप कुछ तजवीज़ करेंगे कि नहीं और एवेन्यूज़ भी हैं, इस तरीके से आप स्पेक्ट्रम को बड़ा कर सकते हैं? देखिए जी, एक चीज़ कर ले, जैसे कहते हैं ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या चार्टर ऑफ इकोनॉमी, एक चार्टर ऑफ इंडस्ट्री भी कर ले। एक इंडस्ट्रियलिस्ट को सबको बिठा के एक बात डिसाइड कर लें कि सारी सब्सिडी ख़त्म, सारी प्रोटेक्शन ख़त्म, आप लोग जिंदा या वफात पाएंगे अपनी कंपटीशन पे। गाड़ियाँ बनती हैं तो बनाएं, अगर आप बाहर बेच सकते हैं तो बेचें, फर्टिलाइजर बनता है तो बनाएं, शुगर बनती है तो बनाएं, अगर नहीं बनती तो आप बेशक बैंकरप्ट हो जाएं, हमें कोई इससे गर्ज नहीं है। आफ्टर ऑल अमेरिका में कितनी कंपनियां बैंकरप्ट हो गई, जनरल मोटर्स भी बैंकरप्ट हो गई थी, तो खुदा के वास्ते हमारी कंपनीज क्यों नहीं बैंकरप्ट हो सकती? आज सारे इंडस्ट्रियलिस्ट मरातों पे चल रहे हैं, चाहे आईपीपीज के हिसाब से चल रहे हैं, वही लोग आईपीपीज बना रहे हैं जो फर्टिलाइजर बना रहे हैं, वही लोग टेक्सटाइल बना रहे हैं जो आईपीपीज कर रहे हैं। तो देखिए, ये हमने एक तहकीक की है पीआईडी में, हमने दिखाया कि 31 फैमिलीज कंट्री को रूल करती हैं, और वो 31 फैमिली सब चीज़ में बनी है, सेलफोन में बनी हुई है, फलानी चीज़ में बनी हुई है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें समझने की जरूरत है। अब दूसरी जो इसमें बड़ी बात है वो ये है कि इस वक्त की सोल्यूशन जो है एक आसान भी है, मुश्किल भी है। आसान ये है, बड़ा सिंपल, इंटरेस्ट रेट आप ले जाए 16-17 पे, या जितना मर्जी हो इंडस्ट्रियलिस्ट ले जाए 16-17 पे, ठीक है। एक्सचेंज रेट को आप जानते हैं 220 पे और 225 पे, और आप जनाब क्या कहते हैं ये बिजली और गैस जो कीमतें हैं इनको तो फौरन बढ़ाना चाहिए, और इनके ऊपर टैक्स भी होना चाहिए। बेशक गाड़ी वाले रोए, बल्कि बेशक उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दें, ठीक है। नंबर पर इसके साथ साथ ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आप एक ही है कि आपकी ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट ऊपर जाए। आपकी इन्वेस्टमेंट अगर 17% रहेगी या 16% रहेगी, आप सारी जिंदगी फंसे रहेंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट 30% जानी है, चाहे जिस तरह मर्जी जाए, उसके लिए अब डॉक्यूमेंटेशन और ये सारा मुसीबत का निज़ाम है, रेगुलेशन, डॉक्यूमेंटेशन, एनओसी, ये सब निज़ाम ख़त्म करें।
लोगों को कहें आप इन्वेस्टमेंट करें। चीन ने यही किया था, इन्वेस्टमेंट करें, जितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते करें। और इन्वेस्टमेंट सिर्फ राइट नहीं है कराची के सेठों का या लाहौर के सेठों का, इन्वेस्टमेंट खोखे वाले का भी राइट है, इन्वेस्टमेंट मछेरे का भी राइट है, सब करें। और जितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जितनी अपनी खुशहाली कर सकते हैं। चौथी चीज, आप ये शहरों का निज़ाम तोड़ दें जहाँ के सिर्फ एक कराची से इस्लामाबाद तक एक शहर बन रहा है, उसको खत्म कर दें। शहरों को कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से बनाएं, उनको हाई राइज पे बनाएं, प्लॉटिस्तान खत्म करें, प्लॉटिस्तान खत्म करें, एनओसीस्तान खत्म करें और सब्सिडिस्तान खत्म करें। ये 3 चीजें आप करें, ये लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में आपको इंटरेस्ट रेट 16-17 करना पड़ेगा, आपको एक्सचेंज रेट 220 पे करनी पड़ेगी, इस बार ये करना पड़ेगा, अगले क्राइसिस पे आपको 20 पे इंटरेस्ट रेट करना पड़ेगा और 400 पे एक्सचेंज रेट जानी पड़ेगी। मैं इसमें ज़ुबैर मोतीवाला साहब ठीक है, डॉक्टर नदीमुल हक साहब शॉर्ट टर्म जो सोल्यूशन बता रहे हैं, मेरा मतलब है उसके नतीजे में तो फिर जो एक सैलाब आएगा महंगाई का, उसका क्या देखेंगे। मैं ज़ुबैर साहब आता हूँ, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, वापस आता हूँ और इसी सवाल का आपसे जवाब लेता हूँ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्त के बाद। वेलकम बैक। अब ज़ुबैर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है उसको तो फिर इख्तियार करते हुए जाहिर है कि सियासी कीमत का भी सोचा जा रहा है, और उसके नतीजे में क्या वो अफोर्डेबल है कि उसको इस तरीके से हो जाए? With all due respect, I would disagree each and every point what Nadeem Ulaq Saab has said. ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप 17% 18% इंटरेस्ट रेट कर दो। ये यूरोप में होता है। ये जो बातें कर रहे हैं थियोरेटिकल बातें हैं, प्रैक्टिकल ये बातें नहीं होती। आप अगर 17-18% वो उस इकोनॉमी में करते हैं जो बहुत हीट अप हो गई हो। हमारी इकोनॉमी हीट अप नहीं हुई है, ना हमको ये इस तरह के ड्रास्टिक स्टेप्स लेने की जरूरत है। और जहां तक मैंने अभी अर्ज किया, शायद उन्होंने सुना नहीं, कि क्रॉस सब्सिडी के जरिए हम इंडस्ट्री को बर्डन कर रहे हैं। हमको सब्सिडी नहीं मिल रही, सब्सिडी हम दे रहे हैं। ये आपके सामने अगर टैरिफ के गैस का सोल्यूशन आप देखें, उसका ब्रेकअप देखें और एसएसडी की साइट पे जाएं, एसएनजीपीएल की साइट पे जाएं, आपको सब लिखा हुआ नजर आएगा कि फर्टिलाइजर का क्या दाम है। ये जो 300 रुपए फर्टिलाइजर को जो ये गैस दे रहे हैं, व्हाट इज फर्टिलाइजर? 87% इज गैस फर्टिलाइजर को जब आप बनाते हैं तो आप इसके अंदर अगर आप उसको देने जाएं। दूसरी बात ये करते हैं कि सब्सिडियां सारी खत्म कर दो, खत्म करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ रियलिस्टिक वैल्यू पे सब चीजें आनी चाहिए। अगर आप सब्सिडी खत्म करते हैं तो क्रॉस सब्सिडी को पहले खत्म होना चाहिए। जो सब्सिडी मैं दे रहा हूं वो मैं फर्टिलाइजर को क्यों दूं? मेरे को क्या जरूरत है? और जहां मैं अगर ये आप फिर दूसरी बात, रॉ मटेरियल्स को आपको रियल मायनों में जीरो रेट करना पड़ेगा अगर इंडस्ट्री चलानी है तो। जो दुनिया के अंदर जो सिस्टम है, मैं कहता हूं वही सिस्टम ले आके यहाँ प्लेस करें। जो भी आपने सब्सिडी देनी है अपने कॉफर से दें। इंडस्ट्री को कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, ना अभी कोई सब्सिडी मिल रही है। वी आर नॉट गेटिंग अ सिंगल पेनी ऑफ सब्सिडी। जो ये डीएलटीएल की बात करते हैं, जो टेक्सटाइल सेक्टर को देते हैं, वो ड्रॉबैक है ऑन लोकल लेवीज एंड टैक्सेस का है। यानी जो सोशल सिक्योरिटी हम भरते हैं, जो आप ओल्ड एज बेनिफिट में भरते हैं, ये उसका रिटर्न उसका है। अच्छा ज़ुबैर मोतीवाला साहब, मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ और फिर मैं नदीम साहब की तरफ जा रहा हूँ। ये चूँकि सवाल अब इस वक्त जो प्रॉब्लम दरपेश है कि देखिए, गुजारिश ये है कि एक आम आदमी है, आप हर वक्त तजारती खसारा, दरामदात कम करो। और भाई, दरामदात आप गाड़ियों की इंपोर्ट क्यों नहीं बंद करते? आप वो इंपोर्ट्स क्यों नहीं रोक रहे जो बुनियादी तौर पर मरात याफ्ता तबका, असूदा हाल तबका जो है वो इस्तेमाल कर रहा है और एट द कॉस्ट ऑफ कॉमन मैन इस्तेमाल कर रहा है? आप इस तरीके से अपने चादर के अंदर अपने पाँव लाने वाले इकदाम क्यों नहीं उठाते हैं? वजह क्या है ज़ुबैर मोतीवाला साहब? दबाव अशराफिया से आता है, उस कार्टल से आता है, उस मुफाद परस्त टोले से आता है? क्या मसला क्या है? देखें, ये जो नदीम साहब जो आपने बात की है ना, ये बिल्कुल रीजनेबल बात है कि जो अशराफिया है उसके लिए जो चीजें इंपोर्ट होती हैं और उसके लिए अगर डॉलर खर्च होते हैं, इन तमाम चीजों को नहीं आना चाहिए। आई एग्री विद दिस, और मैं आपको इंडस्ट्री के दायरे से बात करता हूँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। और इसी तरह से जो लगे हमारे यहाँ इंपोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्री लगती है, उसको मदद करने की जरूरत है। मदद हमको नदीम उलग साहब से गलत ना लें, मदद नॉट इन केस इन टर्म्स ऑफ सब्सिडी,
मदद इसलिए कि आप सुई गैस का कनेक्शन दे दें, आप मुझे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दें, आप मुझे पानी दें, ये मदद चाहिए सरकार की, और सरकार का एटीट्यूड का चेंज चाहिए, एफबीआर के एटीट्यूड को चेंज। अब ये जो बात है डॉक्टर नदीमुल हक साहब, ये बात तो ठीक है कि आप इस तरह का कोई वन विंडो ऑपरेशन तो, मैं जुबैर साहब आ रहा हूँ, वन विंडो ऑपरेशन तो डेवलप करें, लेकिन ये इस वक्त हम जो इस खड़मास में जिसमें इस वक्त फंसे हुए हैं, कुछ बड़े सख्त इकदाम की ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो ख्याल करना चाहिए कि एक लेक्सस वाले को जिस रेट पे पेट्रोल मिल रहा है, तो एक वो बंदा जिसकी मोटर बाइक है और जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपये महीना है, आप चाहते हैं कि उसी कीमत पर वो भी बाय करे, तो इस नाइंसाफ़ी का तो अजाला होना चाहिए। अब आप नहीं समझते कि ये वक्त आ गया है कि ये जो मोटी गर्दनों वाली अशरफिया है, फंदा अब उनके गले में डाला जाए? नदीम साहब, अगर आप सोशलिज्म लाना चाहते हैं तो खुल के बात करें ना, एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन का प्रचार करें, और माशाल्लाह बिल्कुल ले आते हैं, अच्छी बात है, मैं तो बिल्कुल अग्रीड हूँ इस पर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिंपल सी बात पूछता हूँ, मोतीवाला साहब ने अभी जो बात की है, वो इंडस्ट्री समझते सिर्फ टेक्सटाइल है, वो सोचते हैं सिर्फ टेक्सटाइल की बात हो रही है। क्या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री नहीं, लास्ट आई लुक फर्टिलाइजर और इंडस्ट्री, एंड लास्ट आई लुक के बड़े बड़े मोटे इंडस्ट्रीज फर्टिलाइजर बैठे हुए हैं, एंड लास्ट आई लुक उनकी स्टॉक मार्केट प्राइस बड़ी अच्छी है और बड़ा अच्छा चल रहा है। वो ये बात कहना कि फार्मर को सब्सिडी जाती है, गलत बात है, बच्चों वाली बात है। वो हम उनकी बड़ी अच्छी अय्याशी है, वो भी इंडस्ट्रीज है, वो भी आपके अशराफी है। लास्ट है लोग, कार माफिया भी वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, और कार माफिया को जितनी सब्सिडी जा रही है, इंडस मोटर्स के पास पता नहीं 1 बिलियन रुपया कैश पड़ा है। मतलब खुदा के वास्ते जरा हम थोड़ा सा खुल के बात करें ना, बजाय इसका कहना सिर्फ हाँ हम सब्सिडी दे रहे नहीं। आई एम सॉरी, थोड़ा सा वी हैव टू बी ब्रॉडर देन दिस, थोड़ा सा वी हैव टू बी क्लियर। ये बात करते हैं ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता इकोनॉमिस्ट को वगैरह। आई थिंक क्वाइट फ्रैंकली ये टॉक ठीक नहीं है, सबको हमें ग्राउंड रियलिटी करना चाहिए। नदीम साहब, मेरे पास चूंकि 1 मिनट रह गया और आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं जुबैर साहब, मेरे पास आखिरी मिनट है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि मैं टेक्सटाइल की बात ही नहीं कर रहा। ये सब्सिडी जो क्रॉस सब्सिडी है, इट इज टेकन फ्रॉम एवरी इंडस्ट्री, नॉट टेक्सटाइल अलोन, एंड आई रिप्रेजेंट कराचीज इंडस्ट्री, टोटल इंडस्ट्रीज। उसके अंदर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं ये बात करूं कि टेक्सटाइल को क्या मराद दी जा रही है। मैंने डीएलटीएल की बात की, वो टेक्सटाइल और जीरो रेटेड सेक्टर्स को होता है, तो मैंने उसको खुलासा किया कि वो भी सब्सिडी नहीं है, वो रिफंड है हमारा जो हमने पेमेंट किया, क्योंकि एक्सपोर्ट्स को आप टैक्स नहीं कर सकते, इसलिए उसको जीरो रेट करना है। मैं सिर्फ ये कहता हूं मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीमुल हक साहब, बहुत शुक्रिया जुबैर मोतीवाला साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरुका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।